नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजमनांदगांव में पदस्थ हूँ। मैं आप लोगों के सामने आज वेवर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। वेवर ने जो औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो जो उद्योगों की स्थापना कहाँ होना चाहिए इस संदर्भ में किया था। उन्होंने जो औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन 1919 में जर्मन भाषा में किया था, जिसका अनुवाद 1929 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल के नाम से प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मिनिमम कास्ट लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स से है। वेवर चाहता था कि जो फैक्ट्री होती है वो ऐसे जगह में स्थापित हो जिससे उसकी जो प्रति इकाई जो लागत है वो कम से कम हो। क्योंकि वेवर चाहता था कि जानता था अर्थशास्त्री होने के नाते कि कम से कम लागत में जो चीज़ प्रोडक्ट होगा उसका मार्केट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी प्राइस भी कम होगी। उस अपने सिद्धांत औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने कुछ पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले सर्वत्र सुलभ पदार्थ। किसी भी क्षेत्र में या किसी देश में ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो सर्वत्र सुलभ होते हैं और जिनका मूल्य भी सभी जगह समान होता है। ऐसे पदार्थ को उन्होंने सर्वत्र सुलभ पदार्थ के नाम से परिभाषित किया। दूसरा पदार्थ है, उसको उन्होंने स्थानीय पदार्थ के नाम से परिभाषित किया। और ये स्थानीय पदार्थ उन्होंने वो पदार्थ माना जो किसी स्थान विशेष में प्राप्त होता है। तीसरा होता है शब्द है, वो है शुद्ध पदार्थ। ये वस्तु शुद्ध पदार्थ उनको कहेंगे जिनका भार जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान न घटे। जैसे सूत या जो अपना कपास है, उसका भार सूती कपड़ा के रूप में जब आता है तो उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कपास से कपड़ा बनने वाला पदार्थ होता है वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। चौथा है मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ इसमें वे वस्तु सम्मिलित है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में उस वेट लॉस हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम के निर्माण में जो प्रयुक्त होता है बॉक्साइट, तो उसका एल्युमिनियम बनने के बाद उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। तो इसको उन्होंने मिश्रित पदार्थ बोला। और अगला है जो पदार्थ सूचकांक। कच्ची सामग्री और निर्मित सामग्री के अनुपात के यह द्योतक है और अलग अलग सामग्री के लिए अलग अलग हो सकता है। शुद्ध पदार्थ से निर्मित वस्तुएं जिनका भार में वेट लॉस नहीं होता, उनका सूचकांक 1 होगा। अन्य के मामले में उसके जो कच्ची सामग्री और निर्मित सामग्री के उस अनुपात के अनुसार ये तय होता है। स्थानीयकरण भार अगला है, परिभाषित किया प्रति इकाई उत्पादित पदार्थों का स्वयं और उसके लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री का जो परिवहन किया जाता है उसको उन्होंने स्थानीयकरण भार के नाम से जाना। जो स्थानीयकरण भार है, इसमें जो उत्पादन जहाँ होता है और वहाँ से जो फैक्ट्रियों तक लाया जाती हैं वो लागत, और फैक्ट्री या उद्योग से बाजार तक पहुँचाने वाले लागत, दोनों जो भार है सम्मिलित होता है और इसको स्थानीयकरण भार के नाम से कहेंगे। अगला है आइसोडापेन। परिवहन लागत जहाँ पर ये परिवहन लागत दिखाई देने वाली एक बिंदु पथ रेखा है जो कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरी, अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने कुछ मान्यताएं रखी जिससे ये अपना सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। तो वो मान्यताएं ये मान के चला कि ये यदि दशाएं
उस क्षेत्र में मौजूद है तब उनका सिद्धांत लागू होगा। पहला है, जिस देश या प्रदेश में कारखाने स्थापित करना है वह एक स्वतंत्र और समक्षेत्र हो, अर्थात उस पर बाहरी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो और वो होमोजीनियस हो, रीजन हो, तो मतलब उसमें सभी क्षेत्र में समानता रहे। जिस वस्तु का उत्पादन लगाना है वो एक इकाई के रूप में देखना चाहते थे और स्वतंत्र इकाई के रूप में, और उस समय उस वस्तु पर ध्यान उसका केंद्रित करना है। तीसरा है, कारखाने के लिए जो कच्ची सामग्री की पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उस बाजार की स्थिति कहाँ कहाँ कच्ची सामग्री है उपलब्ध है, उसको उद्यमी को इसकी जानकारी होती है, ये माना गया। चौथा, उत्पादित वस्तु के विक्रय के लिए बाजार की स्थिति और स्वभाव का भी जानकारी जो उद्यमी को होता है, किस प्रकार का बाजार है। आमतौर उन्होंने जो बाजार की कल्पना की, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली बाजार का आधार मान करके अपना सिद्धांत के लिए ये मान्यताएं रखी। पांचवा है, कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और अगला जो छठवां है, उनका जो मान्यता थी, भाड़ा है जो वजन और दूरी के अनुसार बढ़ने वाले नियम पर लागू होता है, अर्थात जैसे जैसे भार है माने दूरी बढ़ते जाएगी तो जो परिवहन प्रक्रिया में लगने वाला भार भी बढ़ते जाएगा। इस सिद्धांत पर उन्होंने ये मान्यताएं रखी। वेबर ने बताया कि उपयुक्त दशाएं यदि उपलब्ध हो तो निर्माण उद्योग में के कारखाने स्थिति 3 शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है, यह निर्धारित की जा सकती है। एक होता है सापेक्षिक परिवहन लागत, दूसरा मजदूर लागत, और तीसरा होता है समूहीकरण कहेंगे। ये 3 शक्तियों के जो प्रभाव होता है वही निर्धारित करती है कि किन क्षेत्रों में उद्योग है स्थापित होगा और वहाँ पर मिनिमम जो कास्ट पर यूनिट कास्ट कहाँ होगा, वो ये 3 तत्व निर्धारित करता है। पहला हम देखते हैं परिवहन लागतों का प्रभाव। परिवहन लागत की विभिन्न प्रकार की क्रियाशीलता होती है और विभिन्न प्रकार के इसकी दशाएं आपको धरातल में देखने को मिल जाता है, जिसमें परिवहन है जो भिन्न होता है। तो अब यहाँ पर हम उसके 2 प्रकार की दशा संदर्भ में करेंगे। एक उसका पहला जो करेंगे उसका पहली दशा मानता हूँ। उन्होंने ये माना कि एक बाजार और कच्चा माल का एक ही स्रोत हो तो उद्योगों का स्थानीयकरण कहाँ पर संभावित होगी, उसकी दशा इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहला, यदि एक ही बाजार हो और एक ही कच्चा माल स्रोत हो तो ये पहला स्थिति ये बनती है कि यदि कच्चा माल सर्वत्र हो तो उद्योग बाजार की समिति स्थापित होगा। मतलब यदि कच्चा माल सभी जगह उपलब्ध है तो उद्योगपति है वो जो उद्योग को बाजार के पास ही स्थापित करेगा। उसके कारण है क्योंकि बाजार के पास जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले से उपलब्ध होता है। यदि वो स्रोत की पास स्थापित करेगा तो उनको सड़क, बिजली और शक्ति के अन्य साधन होता है, पानी की व्यवस्था, ये सब अपने खुद से करना पड़ेगा, इससे लागत बढ़ जाएगा। इसलिए वो कच्चा माल जो है के पास स्थापित न करके बाजार के पास स्थापित किएगा। दूसरी स्थिति होती है यदि पदार्थ है शुद्ध से तात्पर्य जानते हैं, जैसे कि कपास से जो कपड़ा बनता है वो शुद्ध कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो शुद्ध पदार्थ यदि हो तो उसमें वेट लॉस नहीं होता, इसलिए उद्योग को बाजार या स्रोत के पास स्थापित किया जा सकता है क्योंकि किसी प्रकार से परिवहन लागत में अंतर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होने के कारण बाजार के पास स्थापित उद्योग होगा। तीसरी स्थिति होती है यदि कच्चा माल निश्चित स्थान पर हो और मिश्रित प्रकार का है। तो मिश्रित प्रकार का है तो जानते हैं कि मिश्रित पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसका भार होता है, वो उसमें वेट लॉस होता है,
जिसके कारण से परिवहन लागत में भिन्नता आती है। ऐसी स्थिति में जो उद्योगपति है वो अपना फर्म है उसको जो कच्चा माल सामग्री के पास स्थापित करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, तो मान लो 5 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्युमिनियम निकलता है, तो स्रोत के पास स्थापित करेगा तो उसको ज़्यादा परिवहन लागत नहीं आएगा। यदि वो बाजार के पास स्थापित करेगा तो 5 गुना उसका लागत, लगभग 5 नहीं मैंने से लगभग 80% उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मिश्रित जो पदार्थ है उसके मामले में उद्योग है जो कच्चा माल स्रोत के निकट स्थापित होगा। अब अपन चर्चा करते हैं दूसरी दशा। कई उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक कच्चे माल का उपयोग होता है और इस समय स्थानीयकरण की जो संभावनाएं अलग अलग बनती हैं। यदि हम यदि इसमें पहला जो चर्चा करते हैं, यदि एक बाजार रहे और 2 कच्चा माल के स्रोत अलग अलग जगह में रहें तो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए क्या दशाएं संभावित होंगी। पहला है, यदि दोनों कच्चा माल सर्वत्र है, मतलब जिसमें उद्योग में जो होता है उपयोग किए जाने वाला जो कच्चा माल है सभी जगह उपलब्ध है, तो अब तो बाजार है जो उद्योग है बाजार के पास ही स्थापित करना न्याय संगत होगा, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि बाजार के पास अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैक्टर वो होता है तत्व है वो पहले से मौजूद रहता है। दूसरा, यदि दोनों जो कच्चा माल है शुद्ध है, मतलब उसमें वेट लॉस नहीं होता, दो प्रकार का पदार्थ उपयोग हो रहा है और शुद्ध है, तो पर भी बाजार के पास ही आपके उद्योगों को स्थापित करना बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि स्रोत के पास स्थापित किया जा सकता है लेकिन पहले से वहाँ पर कोई संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण वो लागत बढ़ने के चांसेस रहेगी। तीसरी स्थिति होती है, यदि जो पदार्थ है वो निश्चित स्थान पर हो और मिश्रित हो, तो और उसमें भी एवं मिश्रित में 2 पदार्थ उपयोग हो रहे हैं, तो अलग अलग कच्चा माल का जो लाश जो होता है, भार जो है वो गुणांक वो अलग अलग होता है, जिसके कारण से एक समस्या उत्पन्न हो जाएगा कि फैक्ट्री मार्केट के पास या बाजार के पास स्थापित करें या सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वहाँ पर, और उसमें भी 2 प्रकार के 2 जगह कच्चा माल और अलग अलग कच्चा माल, तो कहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक त्रिभुज अपना किया था, प्रतिपादित किया। उसमें उन्होंने बताने की कोशिश किया कि 2 प्रकार के पदार्थ हैं, ये आपके ये मार्केट है, ये मार्केट है यहाँ, और ये जो होता है वो ये 2 कच्चा माल स्रोत है, ये केंद्र है। इस स्थिति में इनकी बात मान लिया जाए कि इनकी पारस्परिक दूरी 100 किलोमीटर है। कच्चा माल के बीच में 100 किलोमीटर है, ये अभी 100 किलो बाजार से, और कच्चा माल का द्वितीय स्रोत का और प्रथम स्रोत का भी यदि 100 किलोमीटर है। इस स्थिति में फैक्ट्री है जो या उद्योग है वो कहाँ स्थापित करेंगे, तो देखेंगे ये मिश्रित पदार्थ का कच्चा माल है जो कि वेट लॉस करता है, तो उसको हम यहाँ स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि परिवहन लागत इधर से जाएंगे ज़्यादा लगेगा और इनकी पारस्परिक दूरी भी दूर है। इसलिए उद्योग है कितना लॉस होता है, प्रथम जो कच्चा माल है उससे कितना लॉस हो रहा है और सेकंड्स कितने लॉस हो रहा है, उसके अनुसार इस परिपथ में हो सकता है, या यदि ये यहाँ इसमें हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो ये डिसाइड करता है कि फिर जो उद्योग है इस बीच में पदार्थ सूचकांक के आधार पर स्थापित होगा। तो इस प्रकार से अब उन्होंने त्रिभुज के आधार पर बताने की कोशिश किया था कि फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होगा। दूसरा तत्व होता है श्रम लागत का प्रभाव। तो श्रम लागत कहेंगे तो वेबर का ये भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम लोगों ने बताया था, पहले तो सिद्धांत है परिवहन लागत का प्रभाव पड़ता है, दूसरा होता है श्रम लागत का प्रभाव। वेबर के मतानुसार जब किसी स्थान पर उद्योगों का
उद्योगों का के स्थानीयकरण में परिवहन लागत की तुलना में श्रम लागत कम होती है, तो इस दशा में उद्योग में की स्थिति परिवहन लागत का महत्व समाप्त हो जाएगा। स्थानीयकरण परिवहन लागत की तुलना में श्रम लागत कम होती है। इस दशा में उद्योगों के परिवहन लागत का महत्व समाप्त हो जाए, क्योंकि जब श्रम लागत की उद्योगों की स्थिति की निर्धारण हो जाता है इसी के कारण से। तो यहाँ पर श्रम के स्थानीयकरण के दो तत्व सामने आता है। एक होता है श्रम लागत सूचकांक। श्रम लागत और निर्मित माल के भार के अनुपात को श्रम लागत सूचकांक कहेंगे। जैसे उद्योग लगाते हैं तो सिर्फ जो पूरा संपूर्ण माल तैयार होता है उसमें श्रम का जो लागत होता है उसके एक अनुपात होता है। इसी प्रकार से एक जो होता है परिवहन लागत का एक अनुपात होता है जिसको स्थानीयकरण भार कहते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, यही किसी चीज़ का कितना उत्पादन पर यूनिट कास्ट आएगा निर्धारित करता है। तो श्रम लागत के तथा निर्मित लागत के भार के अनुपात को श्रम लागत सूचकांक कहते हैं। और दूसरा होता है स्थानीयकरण भार। उत्पादन की संपूर्ण विधि में परिवहन पर किए जाने वाला कुल भार स्थानीयकरण भार कहलाता है, जो कच्चा स्रोत से उद्योग तक, अब उद्योग से बाजार तक लाया जाने वाला जो परिवहन लागत है स्थानीयकरण भार कहलाएगा। तो दोनों में श्रम सूचकांक हावी हो रहा है कि स्थानीयकरण भार सूचकांक ज़्यादा मायने रखता है। तो इस मैंने इसको आपके अल्फ्रेड वेबर ने इसमें श्रम लागत को न्यूट्रल करते हुए स्थानीयकरण भाग पे ज़्यादा जोर दिया कि हम स्थानीयकरण भार को कम कैसे कर सकते हैं, और इसी के लिए उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर एक बिंदु आता है कि यदि देखेंगे तो एक मिश्रित पदार्थ है और जिसमें 50% उत्पादन प्रक्रिया के दौरान 50% वेट लॉस होता है, तो वो आइसोडापेन ये जिसको समान परिवहन लागत दर्शाने वाले कल्पित रेखा करते हैं, तो उसकी कहाँ पर स्थापित होगा ये हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे ये आपको ये मार्केट है और ये जो एरिया है सोर्स ऑफ कच्चा माल कहेंगे जिसको, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। तो और ये इसमें 50% वेट लॉस होता है। तो इसी स्थिति में पदार्थ सूचकांक कहेंगे तो वो 2:1 है। तो देखेंगे कि यहाँ से सोर्स से मार्केट तक यदि हम कच्चा माल भेजते हैं तो 20 यहाँ से रिंग जो बना गया 20 आपको रिंग मिलेगा। यदि बाजार तक लाएंगे तो आपको ये 10 रिंग यहाँ से हैं सोर्स तक, मतलब यहाँ तक पहुँचने में 10 यूनिट और यहाँ तक यदि सोर्स से मार्केट पहुँचाने में 20 यूनिट खर्च हो रहा है। इस स्थिति में परिवहन लागत का जो परिपथ तैयार करना है तो कहाँ पे होगा। जैसे इस मामले में 18 यदि जो मान का परिवहन लागत कहाँ पर स्थापित होगा, तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं कि यहाँ से आपका 16 रिंग जाएगा, यहाँ तक है, और ये 2 रिंग तो मतलब 18। इसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो आपको 14 और ये 6। इसी प्रकार से दे जाएंगे तो यहाँ पर 14 के बाद हो जाएगा 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10। तो ये एक रेखा तैयार होता है, इसको आइसोडापेन कहेंगे। इसी प्रकार से ये इसका ऐसा इसी प्रकार से यहाँ तैयार हुआ, ऐसे इसी रिंग यहाँ बनता है और ये रेखा कहलाता है आइसोडापेन कहलाता है। तो ये ऐसा रेखा होता है जो परिवहन लागत को कम से कम करता है। और वेबर का मुख्य जो प्रयास था इसी रेखा तैयार करना ताकि फैक्ट्री इसी परिपथ के आसपास स्थापित हो जिससे पर यूनिट कास्ट है कम से कम हो। तो वेबर ने
आपके किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए परिवहन की भूमि परिवहन या स्थानीयकरण भार की क्या भूमिका है, और इसको आइसोटर्पैन जो रेखा के माध्यम से हम उपयोग करके किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इनमें अर्थशास्त्रीय अंदाज में उन्होंने ये अपने लोकेशन ऑफ द ये क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसमें पर यूनिट कास्ट कम से कम हो सके। फिर भी इसके सिद्धांत में कुछ खामियां रह जाती हैं, जिससे इसके कारण इसका आलोचना हुई बाद में। तो आलोचना को थोड़ा सा देखते हैं। किसी भी सिद्धांत का यदि हो उस बिना आलोचना किए उसका मान्यता नहीं मिलती। तो पहला आलोचना लोग अर्थशास्त्री ने किया कि उत्पादन प्रक्रिया में लागत पर ध्यान नहीं दिया गया। देखो, किसी भी चीज़ को उत्पादन की लागत होता है, दो प्रकार से फैक्ट्री में कीमत निर्धारित होता है। एक होता है उत्पादन प्रक्रिया में जो होता है उसका लागत होता है, दूसरा है परिवहन लागत। दोनों के आधार पर कीमत, वस्तु की कीमत निर्धारण होता है। तो उन्होंने परिवहन लागत का तो ध्यान दिया, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले लागत पे ध्यान नहीं दिया। तो दूसरी होती है जो उन्होंने बताया कि दूरी एवं भार के अनुपात में परिवहन लागत आपके हमेशा नहीं बढ़ता, क्योंकि परिवहन लागत आपको इस प्रकार से नहीं बढ़ता। परिवहन लागत बाद में लास्ट ने बताया कि परिवहन लागत है ऐसा बढ़ता है, स्टेप टू स्टेप रेंज में बढ़ता है। 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 20। तो इस पैटर्न में परिवहन लागत बढ़ता है, न कि सरल रेखी में। चौथा है जलवायु, पूंजी और उद्योगों को स्थापित करने वाले जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए वो भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। चौथा, कृषिगत वन्य उत्पाद जो कि सर्वत्र उपलब्ध होते हैं और कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं, वो आपके वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रभावित करेगा। तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के वेबर एक ऐसा शास्त्री था जिनका मुख्य उद्देश्य अपने उद्योग, ऐसे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन करना था, जिसका जो पर यूनिट कास्ट कम से कम हो, क्योंकि उसको पता था अर्थशास्त्र होने के नाते कि जिस वस्तु का पर यूनिट कास्ट मिनिमम होगा वही उद्योग आगे चल के फले फूलेगा, और जिसका पर यूनिट कास्ट ज़्यादा होगा तो बाजार से उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो इस प्रकार से वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने उद्योगों में कम से कम लागत आए ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। धन्यवाद।